3 का पेपर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो पहला सवाल सिंप्लीफिकेशन का है, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। 12 अट्ठे 96 हो गया। अब फिर इसको सॉल्व करते 7 दूनी 14 दूनी 28 हो गया, यानी कि 4 गुणे में 28 माइनस का 10 गुणे में 10। तो ये ब्रैकेट क्लोज था, सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 4 अट्ठे 32 हो गया, 4 दूनी 8 और 3 11 हो गया, माइनस का 100 हो गया। अब यूनिट डिजिट से काम कर लो, यहाँ से डिफरेंस किया तो 2 आ गया, 2 गुणे में इधर 12 था, यानी कि 2 दूनी 4 हमको मिलना था। वैसे भी 12 बारी हम 144 कर सकते थे। एक व्यक्ति 10% की हानि पर एक घड़ी इतने में बेचता है, क्रय मूल्य हमको बताना है। तो भैया आसान हो गया, 9 पन्ना 45, कहीं 500 लिखा है, बस इतना ही आपको सोचना है। 100 की चीज थी, 10% के लॉस किया तो 90 होगी, 90 का मान दिया हमको 450, 100 बराबर हमको निकालना था। ये 5 गुना हो रहा था, इधर भी 5 गुना कर दिया। अगला सवाल, 2 वर्ष के लिए 35% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतने रुपए के मूलधन पर कितनी धनराशि प्राप्त होगी। अब यहाँ पर देखो, जो मूलधन दिया गया ना वो हमें लेंदी दिया गया, इसका हमें टेबल नहीं पता है। नहीं तो हम क्या करते, a प्लस बी प्लस का ए बी अपॉन में 100 करके इफेक्टिव रेट 2 साल की निकाल के हम कर लेते। अब यहाँ पर हम कैसे करेंगे भाई, 35% मतलब हो गया 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, यानी कि 20 से कोई चीज़ कितनी हो गई, 27 हो गई। 2 साल की बात कर रहा तो स्क्वायर हो गया, यानी कि ये प्रिंसिपल था, ये अमाउंट चल रहा, यानी कि 400 हो गया, 729 हो गया। हमसे पूछा गया है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतने मूलधन पर कितनी राशि प्राप्त होगी, यानी कि अमाउंट। तो 400 का मान हमें दिया गया था 21500, हमें निकालना था मान 729 का। तो यहाँ से ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब कैलकुलेशन यहाँ पर भी वही सेम बन गई, जाकि कुछ ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। बस हम इतना कर सकते हैं, 200 प्लस का 15 और इधर हमारे पास हो गया 729। ठीक है, गुणा कर लेते, सबसे पहले 15 का ही कर लेते। तो 15 ने में 135 हो गया, 15 दूनी 30 और 13 जोड़ देंगे 43, हासिल लगा 4 हो गया। 15 सत्ते 104 और 5 15 सत्ते 105 4 119 हो गया। 15 सत्ते 105 109 हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस हमें ये करना पड़ेगा, यानी कि 2 जीरो तो आ जाएंगे। 2 ने में 18 हो गया, 2 दूनी 4 1 5 हो गया और 2 सत्ते 14 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 9 8 17 से लगाए 6 4 1 5 1 हो गया, यानी कि 15 6 7 3 5 बटे में 4 हो गया। इधर करेंगे 4 तियां 12 हो गया, 3 बच गया, 4 नेम 36 हो जाएगा। अब 39 हमको मिल गया, आंसर आ चुका है। एक वैसे तो हमें क्या करना था, 3 देखते ही हमें आंसर लगा देना था, नहीं तो फिर बनता नहीं ना कुछ यहाँ से। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते थे। अब इससे भी आ जाता, कैलकुलेशन बनी रही है, तो यहाँ से क्या करते हैं, 35 प्लस का 35 प्लस का 35 गुणे में 35 बटे में 100 हो जाता। तो यहाँ से किया 35 दूनी 70 हो गया, यानी कि 1225 12.25 हो गया। जोड़ लेते तो 82.25 आ जाता, यानी कि हमें 215 का 82.25 निकालना था। इतना परसेंटेज तो हम यहाँ पर भी कर लेते, 200 प्लस का 15 और गुणे में कर देते 82.25, ये आ जाता हमारे पास ब्याज निकल कर। फिर जो भी निकल के आता 21500 में ऐड कर देते तो हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, रेट अटपटी दे दी थी 35%। अगला सवाल, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक की दर से प्राप्त साधारण ब्याज उसी धनराशि का इतना है, समय अवधि बताना। अगर हम धनराशि 5 मान लें तो साधारण ब्याज क्या होगा, 5 का 3 बटे में 5 होगा, यानी कि 3 मिल गया। यानी कि राशि हमको 5 पता है, रेट हमको 4 पता, टाइम हमको निकालना है और हमको ब्याज पता लग गया 3। तो 5 चौकू 20 20 पंजे 100, यानी कि टाइम कितना आ गया, 15 वर्ष। अगला सवाल, एक आदमी ने क्रमशः इतनी और इतनी की चाल से इतने किलोमीटर की 4 समान दूरियां तय की, औसत चाल हमको बतानी है। भाई सिंपल है, एवरेज स्पीड का फार्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम हो गया। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 10 गुणे में 4, क्योंकि वो 4 समान दूरियां तय करता है। अब यहाँ पर टोटल टाइम निकालेंगे तो टाइम का आपको एक फार्मूला पता होगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस तो चारों जगह 10 ही 10 थी, चलो एक बार लिख लेते हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट कॉमन करके भी लिख सकते थे। ये 7 हो गया, ये 14 की स्पीड से, ये 21 की स्पीड से, ये 28 की स्पीड से, ये प्लस में हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 7 तो सभी में कॉमन आ रहा था, यानी कि 10 बटे में 7 हमने ले लिया कॉमन। तो इधर 1 हो गया, प्लस का 1 बटे में 2 हो गया, प्लस का 1 बटे में 3 हो गया, प्लस में 1 बटे में 4 हो गया, यानी कि एलसीएम हमारे पास 12 आ जाएगा। यानी कि इधर लिखते हैं तो 10 बटे में 7, तो इधर हो जाएगा हमारे पास 12, 2 छक्के 12, 3 चौकू 12, 4 तियां 12 बटे में ये 12 हो गया। तो 12 और 6 18, 18 और 4 22, 22 और 3 25 हो गया, यानी कि 10 गुणे में 25 बटे में 7 गुणे में 12, यानी कि इसी को हमें क्या करना था, पुट करना था। तो भैया पुट कर देते इसका मान, तो 10 गुणे में 25
तो ये 7 गुणे में 12 हो गया, तो ये कैंसिल आउट हो गया। इधर करेंगे तो 7 चौक 28 हो गया, 12 अट्ठे 96 हो गया, 12 दूनी 24, 24 में 9 जोड़ देंगे यानी कि 33 बटे में 25 आंसर। अगला सवाल, दीपक ने एक वस्तु ए खरीदी और उसे क्रय मूल्य से 22% अधिक मूल्य पर अंकित किया। अंततः उसने वस्तु को 15% की छूट पर बेच दिया। लाभ या हानि बतानी है। भाई देखो सिंपल है, 22% अधिक किया, 15 की छूट दे दी, प्लस माइनस माइनस, 22 गुणे में 15 बटे में 100। ये सवाल वही बन गया, फिर से मैं बता रहा हूँ कि 100 को 20% बढ़ाया गया, फिर 20% कम किया गया, तो कितने का लॉस होता था? 4% का। उसी तरीके से अंकित मूल्य से कुछ बढ़ाया, फिर उस पर छूट दी, तो ओवरऑल हम देख लेंगे पर प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो रहा है। ठीक है, तो इधर तो बन गया हमारे पास 7, इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 3 33, 3.3, यानी कि प्रॉफिट होगा 7 से 4 गया 3, 10 से 3 गया 7, इतने % का हमें प्रॉफिट होगा क्योंकि प्लस का आया है। अगला सवाल, पी क्यू आर का अनुपात इतना है, यदि उनका योग इतना तो पी और आर के बीच अंतर कितना है? पी और आर के बीच 8 से 3 गया 5, सभी 5 के मल्टीपल है, तो भैया यहाँ से सम करेंगे तो 8 5 13, 13 और 3 16 हो गया, 16 बराबर में 400 दे दिया था, हमसे 5 बराबर पूछा था, यानी कि 16 दूनी 32, 16 पंजे 80 गुणे में 5, 125 आंसर। अगला सवाल, जॉन एक काम को 6 घंटे में पूरा कर सकता है और मार्क उसी काम को 8 घंटे में पूरा कर सकता है। दोनों को एक साथ मिलकर उसी काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? पिछली शिफ्ट में भी इस टाइप का सवाल आया था, मैंने आपको बताया था डायरेक्ट लिखना है, दोनों का गुणा अपॉन में दोनों को जोड़कर लिख दो बस। 2 चौकू 8, 2 सत्ते 14 हो गया, 24 बटे में 7 आंसर। अगला सवाल, आधार की त्रिज्या इतनी है, ऊंचाई इतनी है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट में तो लिखा नहीं, 11 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। 8 2 10 नहीं होगा, 8 4 12 नहीं होगा, 7 4 11 नहीं होगा, 7 2 9 आंसर आ गया। ठीक है, बस पॉइंट हो तो, अगर आपके पास टाइम नहीं बच रहा है तब तो 11 की डिविजिबिलिटी चेक कर लो, टाइम हो तो पॉइंट वाले को जरूर चेक कर लिया करो, कभी कभी क्या होता है राउंड ऑफ करके दे देता है, फिर आंसर गलत होने के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, 2 दूनी 4 हो गया, 9 चौक 36 हो गया, गुणे में 22 करेंगे तो 22 छक्का 132 हो गया, हाथ से लगा 13, 22 तियां 66, 66 और 3 यानी कि 79 आंसर आ गया हमारे पास। अगला सवाल, एक्स और वाई मिलकर एक काम को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन 30 दिनों के बाद एक्स ने काम छोड़ दिया। यदि शेष काम को पूरा करने में वाई को 75 दिन लगते हैं तो एक्स अकेले संपूर्ण काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? सबसे पहले तो हमें इफिशियंसी इसमें निकालनी है, लेकिन ये जो वाई काम कर रहा है वो कौन सा काम कर रहा है? शेष काम कर रहा है, यानी कि एक्स और वाई ने कुछ दिन काम किया और उसके बाद छोड़ दिया। भाई 60 दिन का काम था टोटल, 30 दिन उन्होंने किया, तो एक्स और वाई कितना दिन का छोड़कर चले गए? 30 दिन का। यही वाई ने 75 दिन में किया, यानी कि एलसीएम लेंगे तो 150 हो गया, इसकी इफिशियंसी 5 होगी, इसकी इफिशियंसी 2 हो गई। यानी कि अगर हम देखें तो टोटल जो वर्क था 5 की इफिशियंसी से 60 दिनों में कर रहे थे एक्स प्लस वाई, तो ये टोटल वर्क आ गया। अब करना कितना? तो एक्स अकेले संपूर्ण काम को कितने दिनों में करेगा? तो भैया वाई की इफिशियंसी आपको पता ना कितनी है? 2, तो एक्स की कितनी हो जाएगी? 3, क्योंकि टोटल हमें 5 बनानी, 3 से भाग कर देंगे, 3 दूनी 6 हो गया, 20 पंजे 100 दिन में वो निपटा देगा। अगला सवाल, 750 का 50% एम से 25% अधिक है, तो एम का मान क्या होगा? भाई देखो 750 का 50% एम से 25% अधिक है, तो ये परसेंटेज से परसेंटेज चला गया होगा। 750 का 50% एम से 25% अधिक है, यानी कि 125% लिख सकते, ये परसेंटेज से परसेंटेज चला गया ना। 25 दूनी 50, 25 पंजे 125, 15 पना 75 हो गया, तो 15 दूनी 30, 1 0 बचा हुआ था, आंसर आ जाना था। अगला सवाल, एक वस्तु का विक्रय मूल्य इतने रुपए है, यदि 22% की छूट दी जाती है तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा? भाई ये तो विक्रय मूल्य है, यानी कि मार्क प्राइस अगर 100 मान लें, इस पर 22% की हम छूट दे दें तो 78% ये सेलिंग प्राइस बचेगा। इसी का मान 1482 दिया था और हमसे अंकित मूल्य यानी कि 100 का मान पूछा था, यानी कि 1482 अपॉन में 78 इंटू में 100 हो गया। अब 8 में किसका गुणा करें कि 2 मिल जाए? 8 दूनी 16 नहीं मिलेगा, 8 एकम 8 नहीं मिलेगा, 8 ने 72 2 मिल रहा है, 8 64 नहीं मिलेगा आंसर।
अभी भी अगर डाउट हो, भाई मैंने इसमें किया है 8 गुणे में 9 करके देख लिया, 2 मिल रहा, ऊपर भी 2 था। अगर नहीं विश्वास है तो 19 का गुणा कर लो भाई, 19 अट्ठे 152 हासिल लगा, 15 हो गया, 19 सत्ते 133 और 5 138 और 10 148 हो गया। डायरेक्ट देख लो, क्रॉस चेक कर लो, और क्या अगर विश्वास ना हो अपने ऊपर तो। 90 मेजों का क्रय मूल्य x मेजों के विक्रय मूल्य के समान है, यदि 50% का लाभ होता है तो x का मान क्या होगा। देखो 90 मेजों का क्रय मूल्य है ना, अगर हम क्रय मूल्य 100 मान लें, 50% का लाभ चाहिए तो 150 हो गया, यानी कि 5 दूनी 10 5 तियां 15 हो गया। ये तो हो गया कॉस्ट प्राइस, ये हो गया सेलिंग प्राइस, यानी कि 2 गुणे में 90 जो बराबर है वो 3 गुणे में x मेजों के बराबर है। तो यहाँ पर x बराबर 3 त्रिका 9 3 दूनी 6 60 आ गया, यही तो निकालना था। अगला सवाल, 1 से 19 तक कितनी भाज्य संख्याएं हैं। अब 1 से 19 भाज्य निकालनी, देखो 2 एक अभाज्य हो गई, 3 हमारी अभाज्य हो गई और 5 हमारी ए भी हो गई 7। और एक चीज ऐसे भी लिख सकते थे, कैसे, एक नंबर बताया था 44 22 322 और 321 हो गया। ठीक है, हमने 19 संख्याओं तक जाना था। अब ये 1 से लेके 10 तक है, ये 11 से लेके 20 तक संख्याएं वो संख्याएं हैं जो हमारे प्राइम नंबर है। ये पूरा प्राइम नंबर का लिखा है नंबर, याद कर लेना, बहुत काम में आता है। टोटल 8 हो रही थी, तो इसमें से 8 माइनस कर देंगे, यानी कि हमें भाज्य संख्याएं अभी कितनी मिली, 11। भाज्य संख्याएं जिनके फैक्टर क्या होंगे भाई, 2 से ज्यादा हों, क्योंकि देखो एक अगर 2 के फैक्टर लिखोगे 2 गुणे में 1 होगा, 3 का फैक्टर लिखोगे तो 3 गुणे में 1 होगा, 2 ही फैक्टर आएंगे प्राइम नंबर के। लेकिन अगर 4 का करोगे तो कितने आ जाएंगे, 2 गुणे में 2 गुणे में 1 आ जाएगा। लेकिन ये 1 कहां चला जाएगा भाई, हमने 19 तक 1 वो भी ले ली ना, तो उसको माइनस कर देंगे, यानी कि 10 आंसर। अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन है, सबसे पहले ऑफ सॉल्व करेंगे तो 225 हो गया, फिर यहाँ पर भी ऑफ है तो ये भी सॉल्व करेंगे तो ये 66 हो गया, गुणे में 12 हो गया, प्लस में 625 हो गया, 21 चौक 84 हो गया। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट से तो काम चल रहा नहीं, पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो इनको जोड़ लेते हैं, तो 5 5 10 की 0 हो गया, 3 2 5 हो गया, 6 2 8 हो गया, 12 छंग 72 हो गया, हाथ से लगा 7, 12 छंग 72 और 7 हो जाएगा, प्लस का 84 हो गया, यानी कि ये भी जोड़ लो तो 4 8 5 13, हाथ से लगा 9 हो गया, और माइनस कर देंगे 7 9 2, 4 से 2 गया 2 हो गया, 13 से 9 गया तो 4 बच गया, और 8 से 7 गया 1 आंसर। अगला सवाल, 2 संख्याएं इतने अनुपात में हैं और उनका महत्तम समावर्त 5 है, उन संख्याओं का लघुत्तम समावर्त कितना होगा। भाई एक चीज बताओ, 2 संख्याएं 5 हैं, अगर ये संख्याएं 3x 4x हो, अगर इनका एचसीएफ लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। इनका एलसीएम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू में 4 इंटू में x ही तो आ जाएगा। तो हमारे पास जो एलसीएम होगा 3 गुणे में 4 गुणे में 5, यानी कि 4 तियां 12 पंजे 60 आंसर आ गया। यही तो नाम दिया गया था भाई, x बराबर क्या दिया गया था 5, बात खत्म हो गई। अगला सवाल, एक मैच में 4 बल्लेबाज द्वारा बनाए गए औसत रन 61 है, यदि 3 बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए रन क्रमशः इतने हैं तो चौथे खिलाड़ी ने कितने रन बनाए। भाई देखो, सबको अगर 61 बनाते तो एवरेज हमारा बना रहता 4 बल्लेबाजों का 61, लेकिन ये भाई साहब 61 से ज्यादा बना दिए। कितना ज्यादा बना दिए, 7 रन, ये कम बना दिए 61 से। भाई ऐसे लिख लेते हैं, 68 31 27, सबको 61 रन बनाते थे, चौथे भाई साहब ने पता नहीं क्या किया है, वो निकालना। तो ये 61 से प्लस का 7 ले आए, ठीक है, ये 61 से 0 6 से 3 गया 3, माइनस का 30 ले आए। अगर ये 30 करेंगे, 11 से 7 गया तो 4 हो गया, और 5 से 2 गया तो 3 हो गया, ये 34 माइनस का ले आए। अब एक चीज बताओ, इन भाई साहब जो चौथे वाले थे 61 तो लाना ही पड़ता, अगर इन नंबरों को हम थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दें तो 61 लाना ही पड़ता, तभी तो एवरेज 61 होगा। लेकिन भाई साहब यहाँ पर तो थोड़ा घपला कर दिया उन्होंने। अब इसको क्या करना पड़ेगा, ये 7 कम लाना पड़ेगा, क्योंकि ये अधिक हो रहा था, जो कम हो रहा था उसको इसे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी भरपाई तो किसी ना किसी को करनी पड़ेगी ना। तो इधर 4 हो गया, 3 3 6 हो गया, यानी कि जोड़ेंगे तो 4 1 5 हो गया, 6 6 12 माइनस का 7, 15 से 7 गया 8, यानी कि 118, ये रहा चौथे खिलाड़ी के रन। ठीक है, अगला सवाल, बाकी जोड़ करके कर सकते हो, वो तो आपके हाथ में है। एक संख्या में 25% की वृद्धि की जाती है और उसमें फिर 25% की वृद्धि की जाती है, मूल संख्या वापस प्राप्त करने के लिए वृद्धि की गई संख्या में कितने % की कमी की जानी चाहिए। कह रहा था 25% की वृद्धि, यानी कि 1/4 हो गया, 4 से 5 हो गया, 4 से 5 हो गया, 2 बार हुई, यानी कि 16 से 25। अब हमें 25 से फिर से इसी पे जाना है,
तो भैया कितने की कमी करनी पड़ेगी, 9 की। किस में करनी पड़ेगी, 25 में। गुणे में कर देंगे 100, तो 25 चौकू 100 यानी कि 9 चौक 36% की हमें कमी करनी पड़ेगी। अगला सवाल, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 19 है। इन 5 संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब भैया बहुत आसान है, 5 कौन सी विषम संख्या है, 19 भी एक विषम संख्या है, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि 19 के बाद एक नंबर कौन सा आ जाएगा हमारे पास, 21। 21 के बाद कौन सा आ जाएगा, 23। यही तो हमें निकालना था, बात खत्म। अगला सवाल करें, चलो फिर। रेशियो हमें निकालना था ABCD का। ऑप्शन में देखो, हमने एक चीज देखी कि AB का जो रेशियो था वो सभी में बराबर लिखा ऑप्शन में, यानी कि ये ऑप्शन तो पहला हम चेक नहीं करेंगे AB का रेशियो। अगर हम दूसरे पे देखते तो वो भी कहीं ना कहीं मैच हो रहा था, 25-5 का 2 जगह मैच हुआ था। हम क्या करते हैं, CD का रेशियो देख लेते हैं, जो हमें 5:2 चाहिए। तो 5:2 यहाँ पर है, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, यानी कि हमें 2 ऑप्शन मिल गए। ये हटा दो ये ऑप्शन, भाई दूसरे में भी 5:2 है, लास्ट के 2 नंबर में, और तीसरे में भी है। अब कोई सा भी एक चेक कर लो, लेकिन फर्स्ट का नहीं कर सकते। B और C का रेशियो कर सकते हैं बस। BC का रेशियो में 5:3 चाहिए, तो 25 लिखा था, 15 लिखा था, 5×3 15, 5×25, तो ये किसमें मिला, केवल दूसरे में। आंसर लगा। रेशियो मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, आप करना चाहते तो कर सकते हैं, वैसे ऐसे जल्दी आंसर आ जाता है, आपको ओरल बस देखना पड़ता है। ठीक है, चलो फिर ये 1 मार्च की हमारी 3rd शिफ्ट थी, इसको भी हमने समाप्त कर लिया है। ये ऊपर नंबर पे आप ध्यान नहीं देना, ये 3rd शिफ्ट थी आपकी। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।